बेटा, वेलकम टू मेक द डे साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हम निकाले हैं, उसका रेडियस से कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर सकते हैं, वो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में होता क्या है प्रीवियस क्लासेस में। आज जस्ट उसका कैसे हर कंडीशन में चेंजेस आ जाते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का रेडियस से स्टार्ट करना कि कैसे आपको जैसे मान लीजिए कोई एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड में आपको बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक मॉलिक्यूल में कितना है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में किसी दो एटम से दो एलिमेंट से एक मॉलिक्यूल बना है, किसी तीन एलिमेंट से एक मॉलिक्यूल बना है। अब देखिए एटम्स तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एटम्स उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि जितने एटमिसिटी, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में क्या रहे, बैलेंस रहे। पर हमको क्या देखना है कि एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेशन नंबर किसी एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड रहेगा जो मॉलिक्यूल कवर करके रखेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लीजिए, वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, पैकिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। अब अगर कोई एक एलिमेंट अगर पैकिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये सारी सी बात है कि दो एलिमेंट्स उसके अंदर, मतलब हम बोल सकते हैं उसके गैप्स के अंदर, उसके वर्ड्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, है ना। तो मतलब हमको ये देखना पड़ता है किसी एलिमेंट में कि कितना उसका, मतलब कौन सा वाला एलिमेंट बेसिकली बना रहा है पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी से हमको पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर का कैलकुलेशन मिल जाता है। और इसके जब क्वेश्चंस भी आते हैं ना हाई लेवल्स में, जैसे NaCl वगैरह जो आप जानते हो रॉक सॉल्ट होता है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह। उसको हम मैं देखूँगी, इसको अपलोड कर सकती हूँ कि नहीं 2-3 वीडियोस के बाद। नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में आएगा। अच्छा, मतलब हम वर्ड्स के ऊपर आज से डिस्कस करेंगे, वर्ड्स के बाद हम उसको स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे, ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके, मैं कहाँ थी? हाँ, तो जैसे कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ता है किसी एक मॉलिक्यूल के लिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हमें पता है कि कोई एक यूनिट सेल के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे BCC के लिए 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, सिंपल के लिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ऐसे अलग अलग यूनिट सेल्स के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी चेंज होता रहता है। ये तो सबको पता है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया भी है। पर अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं अपने अपने एरियाज़ की तरफ से। उसकी तरफ से कितने मतलब एटम्स कंट्रीब्यूट हो रखे हैं, कितने एटम्स का जो है सराउंडिंग हो रखा है वो अलग बन जाता है। उसके जस्ट अपोजिट जो दूसरा वाला एटम होता है, उसके अकॉर्डिंग जो सामने वाला एटम रहता है वो कैसे सराउंडेड है, यही बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आज की क्लास में मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा था कि किसी एक एटम में, मान लीजिए कोई एक एटम है, उसके ऊपर जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या था, ये आपका मतलब चिपका हुआ एटम था। मतलब जितने एक पर्टिकुलर मिडिल एटम में जितने एटम्स नेबर करके रखेंगे, चिपक के रखेंगे, उतने एटम्स मैंने क्या बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर बनने वाला है। पर अब कंडीशन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। जैसे एवरी टाइम अगर आपको यहाँ पर 4 एटम्स का टचिंग स्पेयर दिख रहा है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देने वाले हैं अपना थ्योरी, ठीक है। वही हम सीखेंगे कि एवरी टाइम जितना एटम्स आपको दिखेगा, ठीक है, उतना एटम्स आपको नहीं मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर में, ठीक है। यही हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ वर्ड्स एंड हाउ द रेडियस इज अफेक्टेड इन द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे रेडियस में कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर का चेंजेस आते हैं, वेरी करता है। हाँ, स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ड्स सबको पता है कि जब हमारा एक मतलब प्लेन बनता है, उस प्लेन के अंदर जब हम किसी 3D स्ट्रक्चर को अगेन, मतलब 3D स्ट्रक्चर जब बनाना चाहते हैं, तब उसके बीच में जो बचा हुआ गैप रह जाता है उसी को वर्ड्स बोलते हैं। मैंने पिछले क्लास में ये बताया। तो वर्ड्स के अंदर कितना, मतलब सेम वही डेफिनेशन होगा कि जितना एक एटम में जितने एटम्स बाइंड कर रहे थे, जितने एटम्स चिपक रहे थे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होगा। पर अकॉर्डिंग टू द वर्ड वो चेंज होता जाता है, ठीक है। वर्ड तो हमें पता है कि 3D स्ट्रक्चर में होता है, और इसके कंसिडरेशन में हमको ना बहुत ईजीली ये देखने को मिलता है कि मतलब बहुत ईजीली हम ये बता देते हैं कि किसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर आपको जब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो बहुत इजीली बनते रहते हैं।
सो स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे कंडीशंस होते हैं रेडियस के मिडिल एटम के। मान लीजिए कि मैंने बताया कि इन द कंडीशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, मैं कोवेलेंट की बात नहीं कर रही हूँ, इन द कंडीशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए आयनिक कंपाउंड बेसिकली सॉलिड फॉर्म में आपको बहुत अच्छे से वैरी करते दिखेंगे, तो आपको फर्स्ट में आयनिक कंपाउंड को पढ़ाया जाता है। आयनिक कंपाउंड आई होप दिख रहा होगा, कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड मतलब एक कैटायन प्लस एक एनायन का बाइंडिंग। सो ये तो आयनिक कंपाउंड हो गया। अब आयनिक कंपाउंड में जो कैटायन रहता है ना और जो एनायन रहता है उसमें जो मतलब एटम्स रहते हैं वो एटम्स में रेडियस के ऊपर डिपेंड हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपको याद रखना है। जैसे ये कैटायन है, कैटायन आपको पता है कि प्लस चार्ज होता है और एनायन होता है माइनस चार्ज, ठीक है। इसमें से एक प्लस चार्ज गया है एनायन से, कैटायन से एक माइनस चार्ज गया है, दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, सर आयनिक बॉन्डिंग। तो यहाँ से हमको ये देखना पड़ता है कि जो कैटायन है और एनायन है वो एक्चुअल में किसको कौन बाइंड करके रखा है, किसको कौन कवर करके रखा है। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, जो कैटायन रहता है ना वो ना वॉइड्स में प्रेजेंट रहता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको अभी एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है। अभी इसके अंदर मैंने कोई पर्टिकुलर एटम का मतलब पुटिंग नहीं किया, तो यहाँ पर मान लीजिए एक क्या बना, खाली जगह बन गई। यहाँ पर गैप नहीं रहता है, एक्चुअली चिपक के रखते हैं। तो यहाँ पर जो आपको एक ऐसी खाली जगह दिख रही होगी, ये वाला जो आपको खाली जगह दिख रहा होगा, ये खाली जगह में क्या होता है, एटम दूसरे एटम आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये वाला मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर चार्जेस से ढका हुआ है। मान लो कि मैंने आपको अगर बताया कि वॉइड्स के अंदर कैटायन प्रेजेंट रहता है, तो अगर वॉइड्स के अंदर कैटायन प्रेजेंट रहेगा तो जाहिर सी बात है कि कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई माइनस चार्ज रहेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एनायंस का कवरिंग, मतलब एनायन क्या कर रहे हैं, पैकिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैकिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मतलब जितना हमको एफसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल, ऐसे पैकिंग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं वो सब कैसे रहता है, वो सब आपका एनायन का पार्ट रहता है। अब इतना तो समझ में आ गया कि ये आपका वॉइड था। ये वॉइड के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर हमको दिख रहा होगा, छोटा सा एटम, ये आपका क्या कर रहा है, कैटायन का पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ से हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कैटायन इज़ प्रेजेंट, मैं लिख देती हूँ, कैटायन is present in the voids and anions is used for covering the cation, simple। अब यही हमको याद रखना है कि कैटायन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन वर्ड्स एंड द एनायन इज कवरिंग स्ट्रक्चर विच इज़ बेसिकली फॉर पैकिंग। अब ये तो समझ में आ गया कि जो पैकिंग करता है वो साइज में बड़ा ही होता है, क्योंकि एक चीज़ को पैक करने के लिए हमको थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट को ऐड करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक गड्ढा है, ठीक है, उस गड्ढे में हमको किसी एक पत्थर को बैठाना पड़ेगा जिसके थ्रू आउट वो गड्ढा छुप जाए, ढक जाए। तो हम क्या करेंगे कि एक साइज़ में बड़ा सा पत्थर ला के वो ढक देंगे। उसे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उससे छोटा होगा तो हो सकता है कि उस होल में वो क्या हो जाए, गिर जाए। तो हमको देखना है कि ये जो वॉइड है, इस वॉइड को ढकने के लिए कितने एटम्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, जॉइन हो सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि कितने एटम्स उसको पैक कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि एक हमारे पास ये वाला एक छोटा सा एटम है, इस एटम को कितने एटम्स पैक कर सकते हैं, आप कैसे बताओगे। देखिए ये तो इतने साइज़ में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको 1 2 3 4 एटम्स चिपकते हुए इन फ्यूचर दिख जाए, ठीक है, जैसे ऐसे, ठीक है। ऐसे आपको 4 जो स्फीयर्स हैं वो एक पर्टिकुलर इस वाले मिडिल एटम में चिपक के दिख जाएंगे। पर एवरी टाइम ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल में जो वॉइड बने उस वॉइड में आपका एटम उसी साइज़ में पुट हो जिस साइज़ में आपका एनायंस प्रेजेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि एनायंस का साइज़ से बहुत छोटा हो, ठीक है। सो अगर एनायंस के साइज़ में कैटायन छोटा हो जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। मतलब उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी ऑल्सो चेंज, ठीक है। सो अगर हम यहाँ बोलें कि कैटायन अगर स्मॉल होगा एनायन से,
अगर कैटायन स्मॉल होगा एनायन से, मुझे लिखना चाहिए व्हेन, मैं यहाँ पर प्लस करके लिख रही हूँ, कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन, द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि ये आपका 4 एनायंस है, अगर आपका 4 एनायंस दिख रहा है और आपका मान लीजिए कि जो मतलब एटम है वो एटम इतना छोटा सा हो, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ, इतना छोटा है, ठीक है। अब ये एटम और ये वाला एटम हमें आपको छोटा सा कौन सा दिख रहा है? ये वाला। तो अगर ये वाला एटम आपका इतना छोटा है तो ऐसा समझ लीजिए कि इसका रेडियस भी बहुत ज़्यादा कम है। सो रेडियस के ऊपर जब एटम्स का पूरा डिपेंडेंस हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एटम्स एक दूसरे के साथ चिपक रहे होंगे। सो जब एनायंस एक दूसरे के साथ चिपकते हैं तो हमें पता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे के साथ चिपकने के बाद क्या करते हैं? रिपल्शन। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाने के बाद ना एक मतलब दूरी आती है दोनों के बीच में, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो शायद 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर एटम है ना, वो एटम इन फ्यूचर कभी भी पैकिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा वाला नहीं बना सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं ना, तो एवरी टाइम जब साइज़ भी छोटा होता है कैटायन, तब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही रहता है जितना आपको दिख रहा हो, मतलब 1 2 3 4। व्हेन cation is smaller than anion, then the coordination number will be 4। क्लियर? अच्छा, अब हम नेक्स्ट कंडीशन ये पढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया? मैं मिटा देती हूँ। ओके, सो आपको टेट्राहेड्रल वाला समझ में आ गया? और हाँ, ये जो कैटायन जब छोटा रहता है ना, तब उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब हम जब बोलेंगे कि वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कब 4 होगा, तो आप बोलोगे कि इन टेट्राहेड्रल वॉइड द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। मैं आपको लास्ट में पॉइंट्स लिखवा दूँगी। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बता देना चाहिए आपको कि एक्चुअल में वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट में आपका आता है ट्रायंगुलर वर्ड। ये आपके सिलेबस में कुछ बुक में है, कुछ बुक में नहीं है। सो मैं इसको पढ़ा दे रही हूँ, आप अच्छे से देख लो, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ट्रायंगुलर वर्ड आपको दिख रहा है? ओके। नेक्स्ट होता है टेट्रागोनल वर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। क्या पता टेट्रागोनल निकल जाता है मुझ से। ओके, ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। मैंने पढ़ा रखा है कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कैसे दिखता है। मैं फिर से रिवीजन करवा दूँगी, क्योंकि मैंने उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है पिछले वीडियो में, तो आपको देख लेना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और लास्ट होता है क्यूबिक वर्ड, ठीक है, क्यूबिक वर्ड, ठीक है। सो ये 4 वर्ड्स होते हैं, बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये 4 वर्ड से आपका कैलकुलेशन रेडियस चेंज होता जाता है। बेसिकली हमारा जो ट्रायंगुलर वर्ड रहता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाला ही हम कंसिडर करते हैं। सो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ट्रायंगुलर मीन्स 3, आप ऐसे याद रखना। ओके, इसमें रेडियस का चेंजेस होता है, पर हम वही वाला लेते हैं जो हमारा कैलकुलेशन में ईजी हो। हाँ, अच्छा, टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड में मैंने आपको बताया कि कैसे चेंज होता रहता है, एवरी टाइम जो दिखता है वो नहीं होता। सो टेट्राहेड्रल वर्ड में जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो 4 ही रहता है, पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, क्योंकि रेडियस में इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड में आपका जो कोऑर्डिनेशन रहता है, नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ कंसिडर्ड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा था कि बहुत सारे मतलब नाम में, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेक्सागोनल में जैसे सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन में चेंजेस होते जा रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी के अकॉर्डिंग ये तो ईजी है, क्योंकि वर्ड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर जितना आपको दिख रहा है उतना ही आपको नाम से पता चल जा रहा है। देखिए, ट्रायंगुलर मीन्स 3, सबको पता है ट्रायंगुलर मीन्स 3, और टेट्राहेड्रल मतलब 4, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6, क्यूबिक मतलब हमको याद रखना है कि 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे? क्योंकि देखिए क्यूबिक में ना क्या होता है, मैं बताने वाली हूँ क्या होगा। जैसे टेट्राहेड्रल वर्ड में बहुत छोटा था कैटायन, अगेन इन आयनिक कंपाउंड ही जब हम क्यूबिक की बात करते हैं ना, तो जो आपका मतलब कैटायन रहता है ना, वो इक्वल हो जाता है इन साइज ऑफ एनायन। तो तब क्या होता है कि जो मतलब बाइंडिंग रहता है, कोऑर्डिनेटेड मतलब जो एटम्स बनते हैं वो 8 बनते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो वर्ड रहता है बीच का वो 8 स्फीयर से अपने आप को घेरता है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड बहुत सिंपल होता है। जैसे एक मतलब
एक आपका एनायन है, ठीक है। अब वो एनायन में जितना साइज़ है और कैटायन का उतना साइज़ नहीं होने से भी चलेगा, पर कैटायन क्या करेगा, इतना बड़ा होगा कि जिससे हमारा क्या हो, जो एनायंस हो वो एक दूसरे से चिपके भी ना, और साथ साथ जो कैटायन है उसके साथ भी एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ईजीली 6 बन जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्यूबिक वर्ड में क्या होता है, इक्वल हो जाता है, तो हम अभी पढ़ेंगे। अच्छा, सो हमने क्या क्या रीड कर लिया, हमने टेट्राहेड्रल वर्ड को रीड कर लिया, हमने ट्रायंगुलर वर्ड को रीड कर लिया, ऑक्टाहेड्रल वर्ड को रीड कर लिया। एक काम करते हैं कि सबका कैलकुलेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेशन निकालना रेडियस का। सो फर्स्ट पे हम निकालेंगे ट्रायंगुलर वर्ड का रेडियस, ठीक है। सो हम उसी से स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा कंफर्टेबल हो। जैसे एक पर्टिकुलर कैटायन वाला जगह ले लीजिए, वर्ड ले लीजिए, उसमें क्या कीजिए, एटम को रख दीजिए, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, क्योंकि आपको इसमें कुछ ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी दिखेगा, सो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगुलर वर्ड से पढ़ना। ओके, विच हैज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 3। दिखता कैसा होगा, है ना, सबको एक्साइटमेंट हो रही होगी, ऐसे दिख रहा होगा। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका एक क्या है, स्फीयर है, एक एटम है, इसके जस्ट साथ एक चिपका हुआ एटम है, ठीक है। उसके जस्ट दोनों के साथ चिपका हुआ एक दूसरा एटम है, ठीक है। ये आपको क्या बना, एक वर्ड का स्ट्रक्चर बन रहा होगा, देखिए ये वाला वर्ड, ठीक है। ये देखो, ये वाला वर्ड में आपको क्या होता है, एटम घुसते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक मतलब जगह है, ठीक है, उस जगह में खाली जगह है, तो हम क्या करते हैं, खाली जगह को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि खाली जगह क्या करता है, हमको इजीली किसी भी एक एटम के लिए, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए अच्छी खासी जगह दे देता है। तो यहाँ पर जो कैटायन है वो क्या कर रहा है, तीनों एनायंस के साथ बाइंड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो इजीली क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो इसका जो एटम रहेगा वो आपको दिखाई देगा कुछ ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा था, पर एक्चुअल में मुझे जब इसका कैलकुलेशन करना होगा तो इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाना होगा। सो आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए। मान लीजिए कि मैं इसको मिटा देती हूँ, देखिए तो इसके बीच में जो एटम रहता है ना वो यहाँ रहता है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या रहेगा, कैटायन रहेगा, ठीक है। मैंने ऐसे आपको समझाया है, पर एक्चुअल में आप समझने की कोशिश करो कि वर्ड के अंदर कैटायन है, अब ये वाला वर्ड के अंदर आपका क्या है, प्लस चार्ज, और ये वाला वर्ड के अंदर क्या है, माइनस चार्ज। ये वर्ड नहीं है, सॉरी, ये एटम है, ठीक है। सो ये आपके एनायंस है पैकिंग स्ट्रक्चर की तरफ, और ये आपका कैटायन है जो कि सेंटर पे घुसा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैटायन है वो बीच में कैसे लाई करता है ट्रायंगुलर वर्ड में, ठीक है। अब हमारा क्या निकालना है, बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसका रेडियस फाइंड करना, क्योंकि रेडियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियस से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, रेडियस से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, रेडियस से हम अपना इन फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हैं न्यूमेरिकल। सो रेडियस का होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पर्टिकुलर आपको वैल्यूज़ दिखेंगे रेडियस में, जैसे टेट्राहेड्रल में चेंज हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में चेंज हो जाएगा ड्यू टू दी मतलब अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। और हाँ, ये आपके मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेशन नंबर रहते हैं, ठीक है। ये आपका किसी पर्टिकुलर एटम का नहीं रहता। आपका अगर मैं बोलूँ कि जो ट्रायंगुलर वर्ड है उसके अलग अलग एग्जांपल्स आपको दिखेंगे मॉलिक्यूलर, अगेन जो टेट्राहेड्रल वर्ड है उसके अलग अलग एग्जांपल्स दिखेंगे मॉलिक्यूलर। तो हम उसमें ध्यान ये रखना है कि एवरी टाइम, अगर मान लीजिए कि मैंने आपको ये बताया कि आयरन इज़ अ बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आयरन एवरी टाइम बीसीसी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, क्योंकि आयरन हो सकता है किसी के साथ बाइंड हो जाए और बन जाए कोई अलग, है ना।
तो जो आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ना, जैसे मैं अगर बताऊँ कि ट्रायंगुलर वर्ड है, तो ट्रायंगुलर वर्ड में अगर कोई एग्जांपल आपको दिखेगा तो वो बेसिक सी बात है, वो किसी पर्टिकुलर एटम का नहीं होगा, वो एक मॉलिक्यूल का होगा। ठीक है, हम टेट्राहेड्रल तक पहुँचते बहुत समझ जाएंगे। सो ये आपका क्या है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। अब मेरा जो समझाने का तरीका वो कैसा है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये है आपका एक स्फीयर। इस स्फीयर में क्या है, एक डायमीटर से ये मेजरमेंट है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका पूरा एक डायमीटर इज़ कंसिडर्ड एज टू बी ए 2πr। सो हम बोल सकते हैं कि अगर ये सर्कमफेरेंस आपका ऐसा दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस सर्कमफेरेंस में कोई ना कोई रेडियस भी रहा होगा। तो ये रेडियस हमको बताएगा कि कितना एक्चुअल में कैटायन और एनायंस एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहे हैं। सो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक रेडियस है, और इस वाले रेडियस को मैं नाम दे रही हूँ स्मॉल आर। आप चाहे एक ही आर रख सकते हो, मतलब मान लो कि अगर आपने स्मॉल आर रखा दोनों का ही कैटायन, मतलब स्फीयर और वॉइड का, तो आपको वॉइड और स्फीयर नीचे नीचे लिख देना पड़ेगा रिस्पेक्ट पे। अगर आपका ये वाला जो स्फीयर है, इस वाले स्फीयर का अगर आप लिखना चाहते हो तो आप कैपिटल आर करके लिखना, और अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो आप इस वाले में चेंजेस रख सकते हो, आर माइनस और आर प्लस ऐसे। तो ऐसे कैटायन एनायन में आपको डिफरेंस रख देना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्ड्स है उसके अंदर का जो पार्ट है उसको हम वर्ड से ही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाला आपका आर है, और ये वाला कौन सा आर है, आर वर्ड, विच इज़ द कैटायन पार्ट। सो कैटायन पार्ट में क्या होता है, आर प्लस हो जाता है। ठीक है, सो ये वाला आपका आर प्लस है। अगेन जो ये वाला जो आपको आर माइनस दिख रहे होंगे, ये आपके क्या है, आर माइनस, मतलब आर स्फीयर के रेडियस है। ठीक है, ये वाला आपका आर माइनस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जब हम कैलकुलेट करेंगे तब आर प्लस से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ ऐसे बाइंड होते हुए दिखाई देगा, एक ट्रायंगल का फॉर्म में, ऐसे जैसे ट्रायंगुलर वर्ड। सो अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कैलकुलेट करना। सो कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए हमको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, कैसे वाला ट्रायंगल, ये वाला अगर रेडियस है। ठीक है, अगर रेडियस में मैं आपको एक हाइपोटेनस खींच के बताऊँ, ठीक है, कैसे हो जाता है, देखिए मान लीजिए कि ये आपका एक रेडियस है। इस वाले रेडियस में अगर ये आपका एक परपेंडिकुलर हो जाए, अगर ये आपका एक परपेंडिकुलर हो जाए, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, जो आपको एंगल बनेगा वो दिखाई दे एक मतलब एक हाइपोटेनस की तरह। ठीक है, और ये आपका एडजेसेंट की तरह दिखाई देगा, एज इट इज़ ऑपोजिट परपेंडिकुलर। सो अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो हम बोलेंगे कि द राइट एंगल ट्रायंगल इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगुलर विच इज़ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो हम बोलेंगे कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, अगर मैं इसको सीधा लिखूँ कुछ ऐसे, ठीक है, इसका ऐसे भी कर सकते हो आप, तो आपको कैसे दिखेगा, ये एक यहाँ पर रेडियस है, ये आपका एक रेडियस है, ये कौन सा रेडियस है, आर माइनस वाला रेडियस, और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, एक बाइसेक्टर बनेगा कुछ ऐसे, और ये वाला परपेंडिकुलर आपका ड्रॉ होगा कहाँ तक, इस वाले रेडियस की तरफ। क्या हमारा मेन मकसद ये है कि रिलेशन निकाले एनायन और कैटायन के बीच में। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, तो दोनों के बीच में हमको क्या दिखा, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को आप नाम दीजिए ABC XYZ आपका मन। अब यहाँ पर मैंने नाम दिया ABC। ठीक है, अब ये जो ABC है इसमें हमको एक पॉइंट फाइंड करना है। कैसे वाला पॉइंट, एक हमको F पॉइंट फाइंड करना है। अब F दो, D दो, तो मैं एक काम करती हूँ D पॉइंट दे देती हूँ। ये D पॉइंट हमको मदद करेगा कि कब हम कैटायन से एनायन और एनायन से एनायन तक मूव कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से मतलब A to O आपका R प्लस है और O to C आपका R माइनस है, क्योंकि हमें पता है कि वॉइड के जितने भी अंदर पार्ट्स हैं, सॉरी, A to O आपका R माइनस है और O to C आपका R प्लस है, क्योंकि हमें पता है कि A to O आपका R क्या हो जाएगा, एनायन पार्ट रह जाएगा, क्योंकि यहाँ तक पूरा ये एनायन पार्ट है। और एनायन पार्ट के बाद अंदर वाला पार्ट अगर हम पहुँच रहे हैं तो उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट होगा, लाइन होगा, वो आपका होगा कैटायन पार्ट। मतलब अगर ये R माइनस है तो बेसिकली ये R प्लस ही होगा। ठीक है, अच्छा, हमें पता है कि दो एटम्स जब एक दूसरे के साथ चिपक के रखते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सम कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था कूलम्स लॉ में। तो आपको याद रखना है कि जब भी एटम्स एक दूसरे के साथ चिपक के रखते हैं, ठीक है,
तो वो क्या करते हैं, एक नेट चार्ज निकालते हैं, एक नेट एटॉमिक रेडियाई निकालते हैं, जिसके थ्रू आउट हमको उनके बीच में कितना एक पर्टिकुलर एक सिंगल एटम का कैलकुलेशन रहता है वो इजीली निकल जाता है। तो जब हमारे पास r माइनस आर प्लस दोनों है तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। सो A to B, अगर A to C अगर हमारा r माइनस प्लस आर प्लस का एक कैलकुलेशन आ गया तो हमको लिखना चाहिए कि द AC इज़ इक्वल्स टू r माइनस प्लस आर प्लस। ठीक है, अच्छा ये आपका क्या पार्ट था, ये आपका क्या पार्ट था, r माइनस, ये आपका क्या पार्ट था, r प्लस। आपको याद रखना r माइनस आर प्लस, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये एनायन है, ये कैटायन है। ओके, सो अगेन अगर हम ए बी की बात करें, अगर हम ए बी की बात करें तो वो जाहिर सी बात है कि ए बी आपका एक एनायन में ही बन रहा है तो r माइनस ही होगा, है ना। सो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि ये आपका r माइनस है, ये आपका r माइनस प्लस आर प्लस है। ओके, अगर हमको यहाँ से एंगल फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, एंगल, तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, मान लीजिए कि ये वाला आपका जो एंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का बाइसेक्टर है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का बाइसेक्टर है ना। तो अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का बाइसेक्टर है तो हम बोल सकते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बाइसेक्टिंग एंगल रहता है वो cos 90 के जो ऑपोजिट छोटा सा एंगल आपको दिख रहा होगा, विच इज़ दिस परपेंडिकुलर cos 90, बट दिस इज़ योर cos 30। ओके, दिस इज़ योर cos 30। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर ए बी इज़ इक्वल्स टू r माइनस है, मतलब अगर हमको cos 90 और cos 30 के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, सो ये आपको क्या निकल के आ जाएगा, cos 90। मतलब अगर हम यहाँ से सी बी ए निकालेंगे, सी बी ए निकालेंगे, सो इट इज़ आवर cos 90 डिग्री। एंड अगर हम सी ए बी निकालेंगे कुछ ऐसे स्लोप स्लैंटिंग जैसे, तो सी ए बी एंगल विल बी योर cos 30 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि cos 90 डिग्री और cos 30 डिग्री में कैसे 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 होता है सब। ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा। वी ऑल नो फ्रॉम 9th क्लास द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा इज़ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस बहुत लोग बोलते हैं, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस इज द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा। सो हमको क्या निकालना है कि एडजेसेंट कहाँ पर है आपका, देखिए एडजेसेंट मतलब होता है बेस। ठीक है, सो अगर ये आपका ए बी है तो बेसिकली यहाँ से आपका r माइनस आ रहा होगा। अगर ये r माइनस है तो r माइनस से डिवाइड करेंगे हाइपोटेनस को, तो हाइपोटेनस में आपको क्या निकला था, सम निकला था, विच इज r माइनस प्लस आर प्लस। सो r माइनस प्लस आर प्लस आपका क्या निकल जाएगा, इन डिवीजन फॉर्म में, इन हम बोल सकते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, बहुत गर्मी, पसीना पसीना हो गई। अच्छा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट में आपका क्या है, आर माइनस, क्योंकि ये आपका एडजेसेंट अपॉन में r माइनस प्लस आर प्लस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मैं इसको मिटा देती हूँ क्योंकि इस वाले काम चल जा रहा है। सो इसको मिटा देती हूँ क्योंकि हमको और कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है। ठीक है, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ cos 30, क्योंकि cos 90 तो इज़ द मतलब इंस्टेंस, बट द मेन व्याख्या जब हम बोलेंगे इट इज़ द cos 30। एज वी नो द cos 30 वैल्यू इज़ √3/2। ठीक है, सो अगर यहाँ पर हम एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस की बात करें विच इज़ r माइनस अपॉन आर माइनस प्लस आर प्लस, सो इसको हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कर देंगे क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। सो r माइनस अपॉन आर माइनस प्लस आर प्लस इज इक्वल्स टू √3/2। सो यहाँ पर हमको एक करना है ट्विस्ट, क्या है, जैसे अगर हमको मान लीजिए कि ये पता चल जाए कि r माइनस आपका क्या है, एनायन का वैल्यू, और r माइनस प्लस आर प्लस आपका कैटायन प्लस एनायन का वैल्यू। सो हमको पता है कि दोनों में आपका बड़ा कौन सा आएगा, आपका दोनों बड़ा यही वाला आएगा, क्योंकि दोनों में जो ये इक्वेशन आ रहा है, जो मतलब वैल्यू आने वाला है वो बड़ा ही आने वाला है। सो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, हमको अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल वे इसको करना पड़ेगा इधर उधर। मतलब अगर हम इधर से उधर करेंगे सो हमको इधर से उधर LHS इज इक्वल्स टू RHS दोनों को करना पड़ेगा। सो हम छोटे वाले को नीचे कंसिडर कर रहे हैं, तो r माइनस प्लस आर प्लस अपॉन आर माइनस इज इक्वल्स टू 2/√3 कर देते हैं। ठीक है, सो
आर प्लस अपॉन आर माइनस इज इक्वल्स टू 2/√3। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम एक ऐसे कंडीशन में चेंज करेंगे जिसके थ्रू आउट हमको 1 है, मतलब आर माइनस अपॉन में आर माइनस करेंगे प्लस आर, ये दोनों का ही तो है ना, आर माइनस अपॉन आर माइनस करेंगे, दोनों कैंसिल होकर 1 आएगा, प्लस अपॉन आर माइनस इज इक्वल्स टू 2/√3। सो आर प्लस अपॉन आर माइनस इज इक्वल्स टू 2/√3 माइनस 1। So √3 is nothing but 1.732. So 2 is your 1.414 minus 1 upon कितना आ जाएगा ये 1.732 ना। ओके, सो इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे। आप इसका ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये नीचे इसका √3 है ना, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 माइनस √3 अपॉन √3 है ना, ऐसे निकालते हैं। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1.732 अपॉन 1.732, ठीक है। सो इसको पूरा अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2.000 और 1.732 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 4, 8, 0.268 आ रहा है और अपॉन में 1.732 है। सो इसका पूरा 268 अपॉन 732 आ रहा है। तो आई होप इसका 0.155 समथिंग आपको कुछ आंसर आने वाला है, ठीक है। और 0.1548 ऐसे भी आ सकता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट इसका वो 0.155 आएगा। सो अगर हम इसको कैसे लिख रहे थे, आर माइनस के टर्म में लिखे, तो इसका एक्चुअल में जो वैल्यू आने वाला है जो कैटायन का वर्ड का, वो आर प्लस इज इक्वल्स टू 0.155 आर माइनस, ऐसे मतलब जो कैटायन का वर्ड का रेडियस रहेगा वो आपका जो एनायन इनटू जो हमारा मेन वैल्यू है उसके इक्वल रहेगा। तो आपको याद रखना है कि ये आपका ट्रायंगुलर वर्ड का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट सा कैलकुलेशन था रेडियस का। सो ये आपको ट्रायंगुलर वर्ड निकल गया।